नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। हमारा करियर पावर रांची ब्रांच के यूट्यूब चैनल करियर एडो पर आप सभी का स्वागत है। कल मैंने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नागरिकता सिटीजनशिप। आज नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो इसमें फंडामेंटल राइट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका टाइप्स क्या है, एक एक जो है उसके क्या है फंडामेंटल राइट्स के बारे में फिर क्या है बताया जाएगा आपको। राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया था, प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ काफ़ी विस्तार से। तो सबसे पहले देखें फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में किया गया, आर्टिकल 12 to 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। तो ये फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है भाग है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखें मौलिक अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका अर्थ है। कहते हैं देश के नागरिक को सामाजिक और क्या है, देखिए दबावों से क्या है मुक्त होंगे, सरकार से क्या है फ्री होंगे, कुछ क्या है मामलों में। तो यहाँ पर ऐसे कुछ राइट्स देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए। तो उसके बारे में क्या है डिस्कस क्या है करेंगे। कहते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के, जैसे भी मैंने बताया था कि मूल संविधान जब लागू हुआ छब्बीस 1/1950 को, उस समय टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितना था 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितना था 7, ठीक है। वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट ऑफ प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आरंभ में क्या फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी थी 7, प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं 6। तो एक एक करके इसे क्या है देखें, आगे का हम इस पर क्या है चर्चा क्या है करेंगे। कहते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जिसका आर्टिकल क्या है 14 to 18 में उल्लेख किया गया, समानता का अधिकार। तो पहला क्या है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है कि देश के नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ना। फंडामेंटल राइट में क्या है समानता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया 14 से क्या है 18 के मध्य। तो एक एक करके देखेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया कि कानून के नज़र में देश का प्रत्येक नागरिक क्या है एक समान होता है, कानून से ऊपर क्या है कोई नहीं, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या देश का एक आम नागरिक हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। सबसे ऊपर क्या है देश के कानून को रखा गया है, लॉ को क्या है रखा गया है। तो कानून की नज़र में देश का क्या है प्रत्येक नागरिक क्या है एक समान है। इसी में क्या है आर्टिकल 361 के क्या है तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में छूट दी गई है, जैसे इन दोनों के द्वारा पद पर रहते हुए जो भी कार्य क्या है किया गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, तो इनके कार्य को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी चैलेंज नहीं दिया जा सकता। इसी में है कि इन दोनों के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी के संबंध में कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता, यानी अरेस्ट वारंट जारी क्या है नहीं किया जा सकता। फिर 361 में उल्लेख किया गया कि
कि इन दोनों के पद पर रहते हुए, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पद पर रहते हुए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि इन दोनों के द्वारा भी संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया, अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है लॉ कार्य किया गया, तो पद से हटाने के पश्चात इन्हें भी क्या है कानूनी प्रक्रिया से क्या है गुजरना होगा। छूट दी गई है कुछ मामले में, जब तक ये पद पर हैं तो पद पर रहते हुए क्या है बस इन्हें छूट दी गई, अदरवाइज क्या है इन्हें भी क्या है कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा पद से क्या है हटने के क्या है पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 14 में उल्लेख किया गया कि कानून के नज़र में देश का प्रत्येक नागरिक क्या है एक समान है। 15 कहता है कि देश के नागरिकों के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ अलग अलग के हैं रिलीजन के लोग हैं, ऑरिजिन के हैं अलग, इसके अलावा अलग कास्ट, जेंडर, एरिया, तो इस आधार पर क्या है देश के नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव क्या है नहीं किया जाएगा, है ना। 15 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 16 में उल्लेख किया गया कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन से तात्पर्य है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। लोक नियोजन में देश के सभी नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसी के तहत क्या है कुछ वर्गों के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। जैसे मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए 27% केंद्र सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान क्या है किया गया, है ना। तो किसके तहत, तो देखिए आर्टिकल क्या है 16 के क्या है तहत। यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से पूछ दिया जाए कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। 17 कहता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास क्या है किया गया, जिसको छुआछूत कहते हैं। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास क्या है आर्टिकल 17 के तहत क्या है किया गया है ना। 18 में देखिए उल्लेख किया गया कि इसमें टाइटल का अंत किया गया, उपाधि का अंत किया गया। जैसे जब ब्रिटिश हुकूमत देश में शासन कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के कुछ लोगों को खुश रखने के लिए, ताकि वे ब्रिटिश सरकार को अपना समर्थन क्या है देते रहें, तो उन्हें इस प्रकार की कुछ उपाधि दी जाती थी। जैसे राय साहब की उपाधि, खान साहब की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, खान बहादुर की उपाधि। गांधी जी को भी क्या है कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने क्या है प्रदान क्या है की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, लंबे प्रवास के बाद वहाँ से भारत के यहाँ लौटे 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी भारत आए उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है चल रहा था और अंग्रेज इसमें क्या है शामिल था, भारत पर अंग्रेज़ों का हुकूमत था, तो भारत को भी अंग्रेज़ों ने क्या है युद्ध में शामिल क्या है कर लिया। लेकिन इस मामले में भारतीयों से सहमति नहीं ली गई थी, इंडियन लीडर से बातचीत क्या है नहीं की गई थी। गांधी जी भारत जब क्या है पहुँचे तो उन्होंने भारतीय नेताओं से युद्ध में अंग्रेज़ों को सहयोग करने के लिए कहा। गांधी जी उस समय भारत के लिए एक अनजान चेहरा थे, ऐसे लोग जान चुके थे कि भारत का एक व्यक्ति अफ्रीका में रहकर भारतीयों के लिए, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या है संघर्ष कर रहा है। लेकिन गांधी जी के द्वारा भारत में कोई आंदोलन अभी किया नहीं गया था, तो यहाँ के लिए एक अनजान चेहरा थे। तो गांधी जी ने उस समय भारतीयों से अपील किया कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया जाए, क्योंकि आरंभ में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर, जस्टिसएबिलिटी पर भरोसा था। तो शुरू में उन्होंने क्या है अंग्रेज़ों से यानी युद्ध में भारतीयों से अपील किया कि अंग्रेज़ों को सहयोग किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग किया जाए। भारतीय युवकों से उन्होंने अपील किया कि अधिक से अधिक युवा युद्ध में क्या हैं सेना में भर्ती होकर युद्ध में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। तो उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो यहाँ पर देखें क्या है गांधी जी की सेवा से खुश होकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई।
कैसर-ए-हिंद की उपाधि। लेकिन इस उपाधि को गांधी जी ने जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के पश्चात लौटा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि इस समय गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश सरकार रियल में एक शैतानी सरकार है और इसका वास्तविक चेहरा कुछ और है और दिखावा कुछ और करता है। तो शुरू में तो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर भरोसा था कि ज़रूरत पड़ने पर यदि हम अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखें तो निश्चित है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी मांगों पर, डिमांड पर ध्यान देगी। लेकिन जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुआ गांधी जी को हिलाकर रख दिया, तो उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी ब्रिटिश सरकार। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे और बुद्धिजीवी थे, तो उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1906 में स्वदेशी आंदोलन जो चला था, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन के विरोध में, तो उसमें विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी निंदा की गई थी। उनका मानना था कि हम सिर्फ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, यही अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी होगा। तो उन्हें भी देखें नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। और उनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर अब संविधान में व्यवस्था कर दी गई सरकार के द्वारा, अब देश के नागरिकों को ऐसी कोई उपाधि, ऐसी कोई टाइटल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी टाइटल नहीं दी जाएगी। यदि ऐसी कोई उपाधि दी गई तो उसे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन सरकार को शिक्षा या सेना संबंधी उपाधि देने से नहीं रोका गया है ना। जैसे मान लिया सेना बॉर्डर पर बेहतर कार्य कर रही है तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है, शौर्य चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। कहते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे प्रथम बार, पहली बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया संविधान में कि सेना संबंधी उपाधि देने से, शिक्षा संबंधी उपाधि देने से रोका नहीं गया, लेकिन ऐसी उपाधि को कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे जोड़ नहीं सकता। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम के आगे नहीं जोड़ा जा सकता है परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा की यदि हम बात करें, सचिन तेंदुलकर के नाम से सभी लोग परिचित हो गए, अवगत हो गए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का उसे भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे, 10th भी पास नहीं कर पाया। लेकिन देश विदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा सचिन को डॉक्टरेट की उपाधि, डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। अब ये उपाधि सचिन को सिर्फ सम्मानित करने के लिए दिया गया है, तो सचिन अपने नाम के आगे डॉक्टर सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं लिख सकता है ना, क्योंकि ये उपाधि सिर्फ सम्मानित करने के लिए दिया गया देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। अमिताभ बच्चन की डिग्री जैसे BSc की है, तो अमिताभ बच्चन को भी देश विदेश में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधि, डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। तो अमिताभ बच्चन भी अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं डॉक्टर अमिताभ बच्चन। अब कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके यदि ये उपाधि, डिग्री हासिल करता है, जैसे कोई PhD की डिग्री हासिल किया, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। कोई MBBS की डिग्री लिया, BA MS की डिग्री लिया, तो फाइनली BDS की डिग्री लिया, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द जोड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर आ गया। आर्टिकल 18 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि भारत का कोई नागरिक विदेश से सम्मान या पुरस्कार ग्रहण करना चाहता है, विदेश से सम्मान या पुरस्कार ग्रहण करना चाहता है, तो उसे भारत के राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी। और जनरली ऐसे मामले में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दे भी दी जाती है, क्योंकि जब भारत के नागरिक को सम्मानित करने की बात है, वो भी विदेश के बुला करके, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है, अप्रूवल दे दी जाती है। तो इसका उल्लेख भी आर्टिकल 18 के तहत किया गया। 1954 में भारत सरकार के द्वारा 4 पुरस्कारों की शुरुआत की गई। भारत रत्न, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ना, इसे भारत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री,
ये चारों क्या है भारत का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है। कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई और कहा गया कि ये चारों पुरस्कार अनुच्छेद 18 का सीधा सीधी क्या है उल्लंघन है। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार का कोई भी सम्मान पुरस्कार व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धियों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, स्पेशल अचीवमेंट को ध्यान में रखकर दिया जाता है, अतः इसे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन न माना जाए। तो 1954 में इन चारों पुरस्कारों की शुरुआत हुई। तो इसका भी देखें क्या है अनुच्छेद 18 में क्या है उल्लेख क्या है किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हम बढ़ते हैं। दूसरा राइट है राइट ऑफ फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 to 22 के बीच इसका उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या है इसमें 19 से 22 के बीच किन किन बातों का विषय का उल्लेख किया गया, एक एक करके मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। कहते हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है किस अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 4 ऑप्शन रहा, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। तो सही ऑप्शन क्या होगा 19। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का फ्रीडम का उल्लेख किया गया, इसमें डिस्क्राइब किया गया। इसके तहत कहते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के नागरिक को अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर मंच पर उचित तरीके से रखने की छूट क्या है दी गई। इसको क्या है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इसी के तहत भारत का कोई भी नागरिक शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। जैसे प्रश्न यदि पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को सभा या सम्मेलन आयोजित करने की छूट दी गई, स्वतंत्रता दी गई, तो सही आंसर क्या होगा अनुच्छेद क्या है 19। जैसे मान लिया क्वेश्चन को इस रूप में पूछा जा सकता है, दिल्ली के प्रगति मैदान में सभा का आयोजन किया गया, रांची के मोरहाबादी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में सभा या सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया। तो अनुच्छेद 19 के तहत ऐसा किया जाता है। शांतिपूर्वक है सभा या सम्मेलन का आयोजन करने की स्वतंत्रता दी गई है, छूट दी गई है। इसी के तहत भारत का कोई भी नागरिक संघ या संगठन स्थापित कर सकता है, कोई भी यूनियन गठित कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है इस्टेब्लिश कर सकता है, आर्टिकल 19 के क्या है तहत, है ना। इसी के तहत भारत का कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। संविधान हमारा नहीं रोक रहा है, सरकार क्या है नहीं रोक रही है। इसी में उल्लेख किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक अस्थायी रूप से पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकता है, घर मकान बना सकता है, जो ज़मीन खरीद सकता है पूरे देश में कहीं भी। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है कुछ पहले देखें लिमिटेशंस था, क्योंकि ये जो अस्थायी रूप से निवास करने की बात है, ये जो प्रावधान संविधान में किया गया आर्टिकल 19 के तहत जम्मू कश्मीर को छोड़कर था पहले, लेकिन 370 को समाप्त कर दिया गया। तो फाइनली अब जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की श्रेणी में क्या है लाकर खड़ा कर दिया गया। तो वहाँ पर भी अब भारत का कोई भी नागरिक जाकर अस्थायी रूप से निवास कर सकता है, जो ज़मीन खरीद सकता है, घर मकान बना सकता है, इसमें अड़चने क्या है नहीं रही। इसी के तहत उल्लेख किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, डूइंग बिजनेस और सर्विस इन ऑल ओवर इंडिया। किसी को क्या है कोई क्या है रोकेगा नहीं। तो हमारा संविधान नहीं रोक रहा है, सरकार क्या है नहीं रोक रही। तो यहाँ भी क्या आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में पहले जो बैन था इन चीज़ों पर, तो उसे क्या है हटा दिया गया। यानी भारत के अन्य राज्यों का नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, सर्विस बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी में क्या है अनुच्छेद 19 को जोड़ दिया गया, जिसके तहत प्रेस को आज़ादी दी गई, प्रेस को आज़ादी दी गई।
मीडिया को फ्रीडम दी गई है। प्रेस को कहते हैं लोकतंत्र का चौथा खंभा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 पिलर और क्या है? एक कहते हैं विधायिका लेजिस्लेचर, दूसरा है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी न्यायपालिका, और चौथा जो स्तंभ माना गया फोर्थ पिलर मीडिया को। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपने देश में भी मीडिया को आज़ादी दी गई, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे बगल के देश चाइना में मीडिया को आज़ादी नहीं है, वहाँ पर मीडिया पर सेंसरशिप लागू है। जैसे तिब्बत पर जब चीन क्या किया, अधिकार कर लिया, और तिब्बत में देखें मानवाधिकार का हनन, ह्यूमन राइट का सबसे अधिक हो रहा है, तो वहाँ की बात को मीडिया लीक नहीं कर पाती है, क्योंकि मीडिया को आज़ादी मिली हुई नहीं है, स्वतंत्रता मिली हुई नहीं। या कोरोना ही चीन के द्वारा फैलाया गया, पूरी दुनिया में बैठे बैठे पूरी दुनिया को क्या है तबाह करके रख दिया, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ध्वस्त करके रख दिया। एक क्या है देश जो पूरी दुनिया शांति से जहाँ जी रही थी, वुहान लैबोरेटरी से कोरोना वायरस उसने जानबूझकर क्या किया, लीक किया, और फाइनली पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का प्रयास किया। तो वहाँ के लोगों ने ही क्या है इसके बारे में सरकार का जो वास्तविक चेहरा है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसे उजागर करने का प्रयास किया। तो वुहान लैबोरेटरी से जो कोरोना वायरस लीक हुआ, उसके कारण पूरी दुनिया में क्या है महामारी का प्रकोप देखा गया। बहुत सारे लोग असमय काल के ग्रास में समा गए, असमय काल कबलित हो गए, और इकोनॉमी पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हमारा देश भी इससे छूता नहीं रहा, यहाँ भी बहुत सारे लोग देखेंगे है असमय काल कबलित हो गए, और इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका काफ़ी क्या है बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मीडिया को क्या है फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे जब ब्रिटिश हुकूमत भारत पर क्या है था, तो लिटन भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, लिटन भारत का गवर्नर जनरल 1878 में इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को लागू किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्यों लाया गया था लिटन के द्वारा? क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार हो रहा था। 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी भयानक विद्रोह था, और यदि उस समय भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता, तो उसी समय अंग्रेज भारत से भाग गया होता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बार प्रयास की ग्वालियर के सिंधिया से सहयोग प्राप्त करने का, लेकिन सिंधिया अंग्रेज़ों का राजभक्त बना रहा और अपने ही लोगों का साथ क्या है नहीं दिया। तो उस समय झांसी की रानी, बाबू कुंवर सिंह, ये सब देखें क्या है 57 के विद्रोह में क्या है प्रमुख भूमिका इन लोगों ने क्या है निभाई। लेकिन कुछ लोग जैसे ग्वालियर का सिंधिया, रामपुर का शासक, बड़ौदा का शासक, भोपाल का शासक, ये सब अंग्रेज़ों का राजभक्त बना रहा। और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, उस सिंधिया के बारे में कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल गया होता तो हमें बहुत जल्द बिस्तर समेटकर भारत से भागना पड़ता। तो आप सिंधिया की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधिया का क्या महत्व था। लेकिन सिंधिया भारतीयों का साथ नहीं दिया और क्या है अंग्रेज़ों का राजभक्त बना रहा। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हो गया। 1858 के अधिनियम के तहत 1858 का जो एक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन कर रही थी, अब सत्ता को हस्तांतरित कर दिया गया, पावर का ट्रांसफ़र हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटेन के क्या है राजा के हाथों में पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उसके बाद देखेंगे है ब्रिटिश सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियाँ पहले से चली आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसे और क्या है व्यापक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। भारतीय लोगों से अधिक टैक्स क्या है कलेक्शन किया जाने लगा। किसानों की स्थिति काफ़ी खराब, पूरे भारतीयों की स्थिति काफ़ी क्या है खराब होने लगी। तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तत्कालीन गवर्नर जनरल लिटन को 1878 में ऐसा महसूस हुआ कि यदि इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना को, प्रचार प्रसार को रोका जा सकता है और हमारी हुकूमत लंबे समय तक भारत में कायम क्या है रखा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी पर इसे क्या है लागू नहीं किया गया। तो सबसे पहले लाया जाना था अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ, जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके एडिटर थे, संपादक थे। लेकिन
इन लोगों ने अमृत बाजार पत्रिका की भाषा को रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया और इस अधिनियम से प्रभावित होने से बचा लिया। तो इस अधिनियम से प्रभावित होने वाला पहला समाचार पत्र था सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या है संपादित देखे। तो यहाँ पर क्या है कि कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को, प्रचार प्रसार को रोका क्या है जा सके। तो इसलिए लिटन ने जानबूझकर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या है लाया था। और बाद में जब गवर्नर जनरल रिपन बना तो लिबरल था, उदार प्रवृत्ति का था, भारतीयों का कुछ हित चाहने वाला था। तो उसने क्या है देखें जो बैन लगाया गया था लिटन के द्वारा उसे बाद में क्या है हटा लिया, है ना। तो मीडिया को क्या है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो लोकतंत्र का चौथा क्या है खंभा कहा गया, स्तंभ कहा गया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा गया। तो आर्टिकल यहाँ 19 क के तहत प्रेस को आज़ादी दी गई। इसी में है आर्टिकल 19 क 1, इसके तहत देश के नागरिकों को अपने घरों या दफ्तरों में, हाउस और ऑफिसेस में राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग फहराने का अधिकार दिया गया। ये नवीन जिंदल उद्योगपति से जुड़ा हुआ मामला है। नवीन जिंदल के द्वारा अपने घर में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। अब किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में क्या है मुकदमा दर्ज कर। अब दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया कि नवीन जिंदल के द्वारा जो किया गया वो अनुचित है, अपने घर में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराना चाहिए। अब नवीन जिंदल इस मामले को लेकर पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध क्या है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका में, न्यायिक संस्थाओं में क्या है सबसे ऊपर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ जजमेंट आया कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घरों या दफ्तरों में, हाउस और ऑफिस में राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार है। तो अब क्या है इसे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 19 क 1 के तहत देश का प्रत्येक नागरिक अपने घर या दफ्तरों में राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है, नेशनल फ्लैग फहरा सकता है। तो ये देखें क्या है उसका सम्मान क्या है करना क्या है चाहिए। बहुत लोग करते हैं कपड़े के रूप में इसको क्या है राष्ट्रीय तिरंगा को क्या है सिलवा करके पहनना शुरू कर दिए, बहुत तो जूते का भी रूप उसको देना शुरू कर दिए। तो देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है कि हम राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करें, क्योंकि हम एक देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं। तो हमारा भी क्या है इस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज होता है। कभी कभी देखते हैं कि जब राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है बहुत लोग वहाँ बैठे रह जाते हैं। जो बैठे रह गए मतलब है कि आप राष्ट्रीय झंडे के महत्व को नहीं समझ पाए अभी तक कि उसका क्या स्थान है इस देश के लिए। वहाँ उसके सम्मान में क्या है खड़े हो जाना चाहिए। तो उसका अपमान क्या है कभी भी क्या है भूल कर भी क्या है नहीं करनी चाहिए। तो 19 क 1 के तहत क्या है देश के नागरिकों को राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं। 20 के तहत कहा गया दो अपराधों के विरुद्ध दोषसिद्धि के संरक्षण के अधिकारों का उल्लेख इसमें किया गया। इसके तहत उल्लेख किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को, पीपल को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, अगेंस्ट टू क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कार्य क्या है न किया। इसी के तहत उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी अंधा कानून, जिसमें उसे किसी व्यक्ति के मर्डर केस के मामले में यूं ही एलिगेशन, झूठा आरोप लगाकर फंसा दिया गया और 14 साल की सज़ा क्या है सुनाई गई। अब 14 साल की सज़ा क्या है भुगत करके वो जेल से बाहर निकलता है। रियल में उसने किसी का मर्डर किया नहीं था, उसे फंसाने का क्या है एक साजिश क्या है रची गई थी, एक चाल क्या है चली गई थी। अब जिस व्यक्ति के कारण वो 14 साल अंदर रहा वो फाइनली क्या है आज़ादी से घूम रहा था। अब जेल से जब वो बाहर आया उस व्यक्ति को पकड़ करके उसी कोर्ट के सामने ले गया और जज के सामने उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। अब उस कोर्ट को दोबारा अधिकार नहीं है कि उसे सज़ा सुनाए, क्योंकि जो अपराध उसने किया ही नहीं था उसके लिए वह पहले ही सज़ा क्या है भुगत चुका है। तो कोई फिल्मी कहानी तो है, लेकिन क्या है रियल में आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के तहत है कि किसी भी क्या है व्यक्ति से बलपूर्वक अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसी के तहत उल्लेख किया गया
कि किसी व्यक्ति से यदि ब्लड सैंपल लेना है, राइटिंग सैंपल लेना है, सिग्नेचर सैंपल लेना है, फिंगरप्रिंट लेना, क्योंकि हर फिंगरप्रिंट में क्या अलग अलग आधार कार्ड जैसे बनवाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है सबका फिंगरप्रिंट लिया जाता है जरूर, क्योंकि सबका जो उंगलियों का निशान है कुछ ना कुछ इसमें क्या होता अंतर क्या है होता, तो फिंगरप्रिंट क्या है लिया जाता है, जो एक बहुत बड़ा क्या है पहचान है। सबकी राइटिंग में कुछ न कुछ अंतर होता है। फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट होते हैं इसे पहचान लेते हैं। आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर सिग्नेचर जरूरी होता, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर जरूरी होता, तो सब व्यक्ति के सिग्नेचर में कुछ न कुछ अंतर होता है। ब्लड सैंपल कहते हैं डीएनए की बात, तो सब क्या है ब्लड में डीएनए और डीएनए में कुछ न कुछ सब में क्या है अंतर होता है। तो इस तरह का कोई भी क्या है किसी व्यक्ति से कोर्ट कचहरी के द्वारा मांगा जाता है एविडेंस के रूप में, तो इसे अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 20 के तहत इसे उचित क्या है माना जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध स्वयं एविडेंस देता है, साक्ष्य देता है, तो फाइनली क्या है इसे भी देखें 20 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसमें अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि के संरक्षण के अधिकारों का उल्लेख किया गया, ते भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखें क्या है फंडामेंटल राइट्स। फिर अनुच्छेद 21 कहता है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक स्वतंत्रता और प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को क्या है डेथ पनिशमेंट देना है, तब तो वो चीज़ें क्या है उचित है। मान लिया कोई व्यक्ति इलीगल कार्य किया और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, पनिशमेंट है कि उसे हैंग किया जाए, डेथ पनिशमेंट दिया जाए, फांसी की सज़ा दे, तब तो आर्टिकल 21 के तहत क्या है उचित है। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो फाइनली 21 का खुल्लम खुल्ला क्या है उल्लंघन। तो विधि द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है उसे क्या है छोड़ करके प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 का जो उल्लेख किए, जब देश में आपातकाल लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल क्या है 352 के तहत, तो इसका 3 बार इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 352 का हो भी चुका है। तो जिसमें देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अधिकांश मौलिक अधिकारों को वापस ले लिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट को उस समय भी वापस क्या है नहीं लिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए आर्टिकल है 20 और क्या है 21। तो 21 के तहत बहुत सारे अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसी के तहत भारत का कोई भी नागरिक विदेश जाकर भ्रमण कर सकता है, विदेश में जाकर अस्थायी रूप से निवास कर सकता है, विदेश में जाकर नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, डूइंग बिजनेस और सर्विस इन ऑल ओवर वर्ल्ड। किसके तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत। इसी के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल फैसिलिटी और एक समान न्याय की भी क्या है बात क्या है कही गई। इसका उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में किया गया आर्टिकल 39A के तहत, और इसको फंडामेंटल राइट में भी क्या है जोड़ दिया गया। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसका पॉकेट स्वयं अलाउ नहीं करता है और उसे मुकदमा लड़ना है, तो सरकार का दायित्व बन जाता है कि उसके लिए सरकारी वकील क्या है मुहैया क्या है कराए। तो निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया और एक समान न्याय का भी क्या है उल्लेख किया गया है। इसी के तहत उल्लेख किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसे अपने सगे संबंधियों से मिलने का अधिकार दिया गया, रिलेटिव से मिलने का अधिकार दिया गया है ना। इसी के तहत उल्लेख किया गया कि कोई व्यक्ति यदि एकांत में निवास करना चाहता है, एकांत में निवास करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। इसी के तहत पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध भी देखें उल्लेख क्या है किया गया। इसी के तहत उल्लेख किया गया यदि किसी व्यक्ति के जमानत को, वेल को बिना किसी आधार के वेश के रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया, उसका वर्णन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है ना। तो 21 भी देखें काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण क्या है अनुच्छेद है, आर्टिकल है, राइट। इसी में फिर जोड़ दिया गया 21 क्या है ए, 21 का कहें, 21(1) कहें, 21(a) कहें, जिसके तहत
राइट टू एजुकेशन की बात की गई, शिक्षा पाने का अधिकार। देश के सभी नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार क्या है, दिया गया। और सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी देश में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। कहते भारत को विकसित देश बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। केंद्र सरकार की योजना भी है कि हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाए, डेवलप कंट्री के हैं बनाएं। तो इसके लिए पहले एक मेजरमेंट हमें पूरा करना होगा कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षित करना होगा, साक्षर बनाना होगा। तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, उनको लिखने पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए। तो 100% लिटरेसी जो है वो गेन हमें करना होगा, तो एक मेजरमेंट को हम पूरा कर पाएंगे। तो यदि हमें भारत को विकसित बनाना है तो हमें साक्षरता दर को क्या है उठा करके 100% तक, 100% तक पहुंचाना होगा। तो शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। पहले आर्टिकल 45 में इसका उल्लेख किया गया था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस को। जो 6 से 14 आयु वर्ग के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे ऐसे बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में था, इसको फंडामेंटल राइट में क्या ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट करते हुए 21A के तहत इसे जोड़ा गया कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया जाए, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। राइट, अगला देखिए अनुच्छेद क्या है 22, आर्टिकल 22। एक शब्द मैं पहले उल्लेख किया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। यहाँ पर देखें इसका क्या है उल्लेख करते हैं, किसी व्यक्ति को मान लिया जाए ए प्लेस पर गिरफ्तार किया गया और बी प्लेस पर कोई कोर्ट स्थित है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर निकट स्थित न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होगा, जिससे न्यायालय जान सके कि व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण क्या है, और यदि गिरफ्तारी का कोई उचित कारण नहीं है तो उसे जल्द से जल्द मुक्त कर दिया जाए, रिलीज क्या है कर दिया जाए। तो यहाँ पर 24 घंटे का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, ट्रैवलिंग टाइम, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर क्या है, मान लिया कोर्ट में अगले दिन छुट्टी है, संडे पड़ रहा हो, या फिर कोई फेस्टिवल के कारण छुट्टी है, अवकाश है, तो उसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो एक जगह 24 घंटे से अधिक समय तक उसको निरुद्ध करके, बंद करके नहीं रखा जाए। 24 घंटे के अंदर उसको निकट स्थित न्यायालय में उपस्थित करना होगा, और ये चीज़ें अनिवार्य है, कंपलसरी। 22 के तहत ही कहा गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति, विदेशियों पर भी लागू होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मुकदमे की सुनवाई के लिए अपनी इच्छानुसार वकील हायर कर सकता है, लॉयर हायर कर सकता है। तो ये छूट क्या है दी गई, किसके तहत, आर्टिकल 22 के तहत, है ना। अब यहाँ पर 22 के तहत जो अधिकार दिया गया, इसमें कुछ लोगों पर ये लागू नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है, या भारत सरकार के द्वारा किसी देश को, कंट्री को इनेमी कंट्री अनाउंस कर दिया गया है, दुश्मन देश घोषित कर दिया गया, तो वहाँ के नागरिकों को भी अनुच्छेद 22 के तहत मिला हुआ फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाएगा। अब निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एक है कि व्यक्ति ने क्राइम किया, अपराध किया, तब उसे अरेस्ट किया जाता है। एक व्यक्ति से पहले ही डर है, शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर, कि देश के खिलाफ कुछ गलत कदम उठा सकता है, उसकी गलत क्या है एक्टिविटीज़ को क्या है ध्यान में रखते, गलत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। तो जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जो उसे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होना है वो क्या है नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एक एक पॉइंट देखे मैं क्लियर करके क्या है बता रहा हूँ, और पढ़ाई में क्या है बताए पहले भी समझा चुके हैं कि आपका मन क्या है पूरी तरह से पढ़ाई पर होनी चाहिए, है ना। बहुत बच्चे हैं कि आज कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़ने से बेहतर है कि आपने जितना समय दिया पढ़ाई में, 10 घंटा किताब पलट कर बैठे हैं, दिमाग में कुछ अट नहीं रहा है,
तो आपका 10 घंटा बेकार चला गया। यदि 2 घंटा ही मन से आपने पढ़ लिया और आपने कुछ भी गेन किया तो 2 घंटा की पढ़ाई वो 10 घंटे से बेहतर माना जाता है। बात बच्चे सर कौन कौन सी किताबें पढ़ें? किताब खराब नहीं होता है, पाठक खराब होता है। ये चीज़ है कि कुछ पब्लिकेशंस बेहतर होता है, कुछ ऑथर बेहतर होते हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़ा करें और 100 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी पुस्तक को 100 बार पढ़ डालें। एक ही पुस्तक को 100 बार पढ़ डालें तो उससे सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन 100 किताब को आपने एक बार पढ़ा तो हो सकता है कि बहुत कम चीज़ें आप उससे सीख पाएँ। तो यहाँ पर मेहनत मेन चीज़ है और मेहनत का विकल्प पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान देने का प्रयास करें, एकाग्रचित होकर के पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ पढ़ाई करें। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला देखें है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार इसे कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या समझते हैं? और आर्टिकल क्या है 23, 24 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 कहता है किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य करवाना उचित नहीं है ना। बलात् श्रम कहते हैं, बाय फोर्सली वर्क करवाना, है ना। तो अंग्रेज़ों के समय ये सब चीज़ें हुआ करता था कि भारत के लोगों से बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था। लेकिन अब संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी नागरिक से बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता है, बाय फोर्सली कार्य नहीं करवाया जा सकता। 24 कहता है बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। जो 14 वर्ष तक का बच्चा है उससे कहीं भी काम करवाना अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि ये उम्र पढ़ने का होता है, खेलने का होता है। आप कहीं भी रास्ते में निकल रहे हैं, हर जगह ठेले पर, चौक चौराहे पर आपको छोटू मोटू काम करता हुआ दिख जाएगा। फाइनली ये देखें तो उचित नहीं है। यदि मानवता को ध्यान में रखकर देखा जाए, एक शिक्षित व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, इंसानियत के दृष्टिकोण से देखा जाए, चूँकि वो अवस्था खेलने का है, पढ़ने का है, तो उसे वहाँ अभिभावक भी दोषी है। पहला जो दोषी है उस बच्चे का गार्जियन है, जो उसकी परवरिश नहीं किया, उसको पढ़ने का, खेलने का अवसर प्रदान नहीं किया और उसे काम में लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर देखें काम करवाने वाला प्लस उसका गार्जियन दोनों को इसमें दोषी माना जाएगा और इसके लिए 2 वर्ष देखें सज़ा का प्रावधान प्लस 20,000 रुपये आर्थिक जुर्माना, इकोनॉमिक पनिशमेंट का प्रावधान इसके तहत किया गया है ना। तो बाल श्रम की समस्या भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में चल रहा है और भारत के काफ़ी देखें शिक्षित व्यक्ति विद्वान कैलाश सत्यार्थी के द्वारा काफ़ी इसके लिए प्रयास किया गया है ना। हालांकि हाल ही में उनका शायद नहीं, तो कैलाश सत्यार्थी जो चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए देश विदेश पूरी दुनिया में उन्होंने कार्य किया और उनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि संयुक्त रूप से पाकिस्तान की एक बालिका मलाला यूसुफजई भी शामिल थी। मलाला यूसुफजई जो शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी और तालिबानियों के खिलाफ अपने अपनी पढ़ाई को जारी रखे, उस पर गोली भी चलाई गई, लेकिन सीधा कहना था कि हम पढ़ाई करेंगे, हमें गोली मारो चाहे जो करो, है ना। फाइनली 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 25 वर्ष की अवस्था में किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो उससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और मलाला यूसुफजई को कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो एक ग्रेट अचीवमेंट कह सकते हैं उस बच्ची के लिए, उस देश के लिए। तो एक प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं बाकी लोगों के लिए जो शिक्षा का विरोध करते हैं, है ना। वैसे लोग को सबक सीखनी चाहिए जो लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं। तो शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, महिला पुरुष को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर बोथ मैन एंड विमेन कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, सभी को शिक्षा
देनी चाहिए और सरकार को भी इस पर क्या है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 23 और 24 के तहत देखिए महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की ओर। अगला है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसका आर्टिकल 25 से 28 के बीच उल्लेख किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया इस पर हम क्या है चर्चा करेंगे, है ना, एक एक करके। तो पहले आर्टिकल 25 से लेते हैं। 25 में कहा गया कि देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकता है, लेकिन इसमें बल प्रयोग नहीं करना है। बल प्रयोग को अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जाएगा। और कुछ चीज़ों में क्या है इस पर रोक भी लगाई गई, जैसे आनंद मार्ग के मामले में लोग खोपड़ी ये सब लेकर के क्या है मनुष्य की खोपड़ी ये सब लेकर के जुलूस निकालते हैं प्रोसेसन के दौरान, तो इसको अनुच्छेद 25 के तहत उचित क्या है नहीं माना जाता है ना। तो कुछ कुछ चीज़ों पर बैन क्या है लगाया गया। तो 25 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है। 26 इसके तहत उल्लेख किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक अपने अपने धर्मों का प्रबंध कर सकता है, रिलीजियस मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ भी सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है। सामाजिक जो सद्भाव है वो माहौल बिगड़ने ना पाए। कभी कभी जुलूस के दौरान ऐसा होता है, प्रोसेसन के दौरान, कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है, माहौल पूरी तरह से क्या है गड़बड़ हो जाता है। तो फाइनली हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हम अपने धर्म का प्रबंधन तो कर रहे हैं, हमें धार्मिक क्या है प्रबंध करने की छूट तो दी गई, आर्टिकल 26 के तहत रिलीजियस मैनेजमेंट की छूट दी गई, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सामाजिक सद्भाव को बनाए रखते हुए हमें धार्मिक प्रबंध क्या है करना है। टैक्ट 27 कहता है कि देश के नागरिकों से सरकार के द्वारा कोई धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहले मान लिया राजतंत्र में कुछ इस प्रकार का टैक्स जनता पर आरोपित किया जाता था, लेकिन संविधान में व्यवस्था कर दी गई कि सरकार के द्वारा देश के नागरिकों से अब कोई धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। यदि सरकार इस प्रकार का कोई टैक्स वसूल करती है, किसी भी तरह का टैक्स क्या है वसूल करती है, और इसका उद्देश्य सभी धर्मों के संवर्धन से, विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है, उसके हित से संबंधित है, तो इसे सर्वधर्म समभाव के तहत उचित माना जाएगा, अनुचित नहीं माना जाएगा। लेकिन सभी धर्मों का क्या है उसमें क्या है संवर्धन, उसमें हित क्या है निहित होना चाहिए। ठीक है, तो 27 में क्या है यहाँ पर देखें क्या है कहा गया कि सरकार देश के नागरिकों से कोई धार्मिक कर नहीं लेगी, रिलीजियस टैक्स नहीं लेगी। 28 में कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्कूल, कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, सरकार के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थानों को संचालित किया जा रहा है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने से पूरी तरह क्या प्रतिबंध लगाया गया, बैन किया गया। इसी में उल्लेख किया गया कि यदि लड़का अल्पवयस्क है, अंडर एज है, और उसे किसी धार्मिक प्रार्थना सभा में भाग लेना है, तो पहले उसके गार्जियन से, अभिभावक से अनुमति लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, तब जाकर के उसे धार्मिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। तो इन सब बातों का देखेंगे है, आज मैं उल्लेख किया, तो आज क्लास को हम यही छोड़ेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है 5 में देखें फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार इसमें रह गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार रह गया, 5 प्रकार का जो रिट्स होता है सुप्रीम कोर्ट जिसे अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है, उसे हम अगले नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे डिस्कस क्या है करेंगे। तो आज क्लास को यहीं छोड़ते हैं।